हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम एंटोमोलॉजी का जो कोर्स टाइटल है बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये जो कि BSc 6 सेमेस्टर के अंतर्गत है, से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और साथियों, आज जो हम MCQs डिस्कस करने वाले हैं वो एपीकल्चर और सेरीकल्चर बेस्ड MCQs क्वेश्चंस होंगे। अर्थात हम मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द बी कैरी द पॉलन बैक टू इट्स कॉलोनी। मधुमक्खी पराग को अपनी कॉलोनी में कैसे वापस ले जाती है। तो साथियों, जब वो पॉलन को कलेक्ट कर लेती है तो उसके बाद उसे अपनी कॉलोनी तक कैसे ले जाती है। तो ऑन इट्स रियर लेग, जो उसकी पिछले पैर होते हैं उससे ले जाती है, या ऑन इट्स बॉडी अपने शरीर में रख कर ले जाती है, या ऑन इट्स फ्रंट लेग या उसके जो अगली वाली जो लेग्स होती हैं उनसे ले जाती है, या ऑन इट्स मिडल लेग या उसके जो मध्य वाली जो लेग्स होती हैं जो पैर होते हैं उनसे ले जाती है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो मधुमक्खी है उसका जो हाइंड लेग है, जो पीछे वाला जो लेग होता है, उसी में पॉलन बास्केट पाई जाती है और उसी में वो जो है उसको रख लेती है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑन इट्स रियर लेग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज ए वर्कर बी लिव इन द समर। एक श्रमिक जो मधुमक्खी है गर्मियों में कितने समय तक सर्वाइव रहती है, कितने समय तक जीवित रहती है। तो साथियों, ऑप्शन है अबाउट 2 मंथ, लगभग 2 महीने तक जीवित रहता है, या अबाउट 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह तक, या फिर अबाउट 6 मंथ यानी 6 सप्ताह तक, 6 महीने तक, या फिर अबाउट 4 मंथ ये 4 महीने तक। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। गर्मियों में जो एक श्रमिक मधुमक्खी है, जो वर्कर बी है, वो लगभग 2 महीने तक सर्वाइव कर पाती है, 2 महीने तक जीवित रहती है। नेक्स्ट अगला देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द मोस्ट वेरोवा यूजली फाउंड। वेरोवा आमतौर पर सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वेरोवा क्या है, हमने बताया था कि वेरोवा जो है एक प्रकार के पैरासाइटिक माइट हैं जो कि मधुमक्खी या हनी बी के हाइव्स या उसके मधुमक्खियों के ऊपर पाए जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा जो है लॉस करते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वेरोवा जो माइट्स हैं, जो पैरासाइटिक माइट हैं, ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन द सेल ऑफ डेवलपिंग ड्रोन्स, जो विकसित हो रहे जो ड्रोन्स हैं उनकी सेल्स में पाए जाते हैं, या इन द सेल ऑफ डेवलपिंग वर्कर्स, या डेवलप हो रहे वर्कर्स की सेल में पाए जाते हैं, इन द सेल ऑफ डेवलपिंग क्वींस, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ड्रोन्स जो डेवलप हो रहे हैं ड्रोन्स, उन्हीं में ज़्यादातर ये है वेरोवा देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ ए मेल बी टेक्स। जो नर मधुमक्खी है उसके विकास में लगभग कितना समय लगता है। तो साथियों, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि 19 दिन लगता है, या सेकंड ऑप्शन है कि 24 दिन लगता है, या थर्ड ऑप्शन है कि 14 डेज लगता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है 24 डेज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू ए कॉलोनी ऑफ बी। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनकी कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है। तो साथियों, इसे कहा जाता है ए सुपर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या ए फैमिली कहते हैं, या ए सुपर ग्रॉस कहा जाता है, या एक कलेक्टिव कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला है, मधुमक्खी की कॉलोनी को सुपर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ ए क्वीन टेक। रानी के विकास में कितना समय लगता है। जो एक रानी मक्खी होती है, क्वीन भी होती है, उसके डेवलपमेंट में कितना समय लगता है। तो साथियों, ऑप्शन देखते हैं कि 16 डेज़ लगता है, या फिर आपका 24 डेज़ लगता है, या 21 डेज़ लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो एक क्वीन मक्खी है, क्वीन बी है, उसके डेवलपमेंट में लगभग 16 दिन का समय लगता है। 16 डेज़ टाइम जो है उसको डेवलपमेंट में चाहिए होता है। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रिवेंट्स द नेक्टर कलेक्टेड ड्यूरिंग पास थ्रू इनटू द बीज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर दैट इट कैन बी रिगल्टिगेटेड बैक एट द हाइव। अर्थात कौन सा अंग है जो एकत्रित जो है नेक्टर को मधुमक्खी के पाचन तंत्र में जाने से रोकता है ताकि इसे छत्ते में वापस जमा किया जा सके। यानी जो नेक्टर वो कलेक्ट कर लेता है तो उस कलेक्ट नेक्टर को वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाने दें, अर्थात रोक लेता है, और इस नेक्टर को फिर वो जाकर के कलेक्ट कर देती है जो है हाइव्स में, छत्ते में। तो साथियों, उसके लिए क्या पाया जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस वाल होते हैं, या हनी ब्लैडर होता है, या गलेट होता है, या फिर आपका गट होता है। तो साथियों, जो वेंट्रिकुलस वाल होते हैं
ये जो है क्या करते हैं कि जब वो मधुमक्खी जो है नेक्टर को कलेक्ट करती है तो वो नेक्टर जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ना चला जाए, तो उसको रोकने के का काम करते हैं ये प्रोवेंट्रिकुलस वाल्व। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोवेंट्रिकुलस वाल्व जो है इसको रोकने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेरोवा? वेरोवा क्या है? तो साथियों वेरोवा क्या होते हैं, तो इसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि वेरोवा एक प्रकार के पैरासाइटिक माइट हैं। ऑप्शंस देखिए दिया गया है, एन एरेक्सनिड माइट, एन इंसेक्ट, एन फंगस, एन बैक्टीरियम। तो साथियों ना तो इंसेक्ट है, ना तो फंगस है, ना बैक्टीरियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है आपके एरेक्सनिड माइट हैं, या इन्हें पैरासाइटिक माइट भी कह सकते हैं, एरेक्सनिड माइट या पैरासाइटिक माइट। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेरोवा जो है एक प्रकार के पैरासाइटिक माइट होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द सरप्लस हनी स्टोर इन द बी कॉलोनी? जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है जो शहद है, हनी है, तो उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? मधुमक्खी कॉलोनी में अधिशेष मतलब सरप्लस जो ज़्यादा मात्रा में है शहद, उसको कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? तो चलिए देखते हैं कहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। जो आवश्यकता से ज़्यादा जो शहद हो जाता है, बन जाता है, तो उसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कहाँ पर रखा जाता है? तो इन फ्रंट ऑफ ब्रूड नेस्ट, ब्रूड नेस्ट के जो है सामने रखा जाता है, या फिर आप अंडर द ऑस्प्रिंग और ब्रूड नेस्ट, या नेक्स्ट ऑप्शन है इन द ब्रूड नेस्ट में रखा जाता है, या एब द ब्रूड नेस्ट, या ब्रूड नेस्ट के ऊपर रखा जाता है। तो साथियों इसको कहाँ रखते हैं? तो ऑप्शन नंबर है डी वाला, एब द ब्रूड नेस्ट के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ब्रूड नेस्ट जो है आपका जो ब्रूडिंग नेस्ट होता है, जहाँ पर जो है उनको ब्रूडिंग की जाती है यंग वंश की जो है नवजातों की, तो वहाँ उसके ऊपर रखा जाता है इसको शहद को, हनी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी वर्कर्स बी मेकअप अबाउट 1 किलो? लगभग 1 किलो शहद जो है कितनी श्रमिक मधुमक्खी, सॉरी शहद की बात नहीं कर रहा है, हाउ मेनी वर्कर्स बी मेकअप अबाउट 1 kg या 1 किलो, यानी जो 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम में कितनी वर्कर मधुमक्खियाँ आ जाती हैं? अगर 1 किलो हम उनको वेट करें मधुमक्खियों को, खासकर वर्कर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी मधुमक्खियाँ आ जाएंगी? तो साथियों ऑप्शंस देखते हैं इनकी, 11,000 मधुमक्खियाँ आ जाएंगी, या फिर 17,000 आ जाएंगी, या 32,000 आ जाएंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर आप उनको वेट करें वर्कर्स भी को, तो उसमें आपको लगभग 11,000 मधुमक्खियाँ, 1 किलो मधुमक्खियों में लगभग 11,000 मधुमक्खियाँ आपको तोलने पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11,000 bees शुड बी मेकअप 1 kg ऑफ वर्कर बी। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बी कीपर्स कॉल्ड? मधुमक्खी पालकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहते हैं फीफा कहते हैं, तो फीफा तो है नहीं, एपीमोंडिया कहते हैं, या FIS कहते हैं, या नॉन, इनमें से कुछ नहीं। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मधुमक्खियों के पालन से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसे एपीमोंडिया के नाम से जानता है, एपीमोंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मधुमक्खी पालकों का जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसे एपीमोंडिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज द डेवलपमेंट ऑफ ए वर्कर बी टेक फ्रॉम लेइंग टू एग टू इमर्जिंग एज ए फुली फॉर्म एडल्ट? एक श्रमिक मधुमक्खी के अंडे देने से लेकर पूर्ण वयस्क के रूप में उभरने तक के विकास में कितना समय लगता है? यानी एक जो वर्कर जो बी है जब वो अंडे के रूप में रहता है, फिर उसके बाद एडल्ट तक वो जब विकसित होता है, कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे समझते हैं कि जो एक वर्कर बी है उसको डेवलप होने में लगभग कितना समय लग जाता है। तो साथियों ऑप्शंस देखते हैं कि उसको 21 दिन लगता है, या 24 डेज़, या 24 दिन लगता है, या फिर 16 डेज़ 16 दिन लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। एक श्रमिक मधुमक्खियों को पूरी तरीके से विकसित होने में, अंडे से लेकर के वयस्क तक बनने में जो है लगभग 21 दिनों का समय लगता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक वर्कर बी को जो है डेवलप होने में लगभग 21 दिनों का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स कैन ए क्वीन ले 1 डे? एक रानी मक्खी जो होती है एक दिन में कितने अंडे दे सकती है? तो साथियों ऑप्शंस देख लेते हैं कि कितने अंडे दे सकती है। तो पहला है आपका कि 2000 अंडे एक दिन में दे सकती है, या फिर आपका 1500 दे सकती है, या फिर 500, या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो रानी मक्खी है वो एक दिन में कितने अंडों को दे सकती है? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है कि 2000 अंडे,
ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक जो रानी मक्खी है लगभग एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक रानी मक्खी के द्वारा एक दिन में 2000 अंडे दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ए क्वीन। एक रानी का अधिकतम जीवन कितना होता है, उसका अधिकतम जो है लाइफ स्पेन कितना होता है। तो साथियों ऑप्शंस देखते हैं कि 5 ईयर्स होता है या 3 ईयर्स होता है या 6 मंथ होता है या नॉन ऑफ दीज। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। एक जो रानी मक्खी है उसका जो अधिकतम जो है लाइफ वो जो है आपका 5 ईयर तक हो सकता है, 5 साल तक हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ नॉट ए बी प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा मधुमक्खी उत्पाद नहीं है। तो क्या नेक्टर नहीं है बी प्रोडक्ट, या बी पॉइजन नहीं है, या हनी नहीं है, या बी वैक्स नहीं है। तो साथियों बात करें नेक्टर की, तो नेक्टर कोई बी प्रोडक्ट नहीं है। नेक्टर जो है इसको एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फ्लावर से। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नेक्टर जो है एक बी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि बी पॉइजन ये मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है, हनी मधुमक्खी के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और बी वैक्स ये सब मधुमक्खियों के उनके प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो नेक्टर है ये मधुमक्खी का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये जो है आपका फ्लावर का प्रोडक्ट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कलर कैन द हनी बी नॉट सी। शहद की जो मक्खी होती है या जो मधुमक्खी जो होती है वो कौन सा रंग नहीं देख सकती है। तो साथियों मधुमक्खियों को हरा रंग नहीं दिखाई देता, ग्रीन कलर को नहीं देख पाती हैं, या फिर वो ब्लू कलर को नहीं देख पाती, या फिर येलो कलर को नहीं देख पाती, या रेड कलर को नहीं देख पाती। तो ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट वाला है रेड। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको लाल रंग नहीं दिखता है, रेड कलर को वो जो है देख नहीं पाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मधुमक्खियों को लाल रंग नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धूप की क्वेश्चन है, व्हाट डज द बी यूज टू ओरिएंट इटसेल्फ व्हेन फ्लाइंग ड्यूरिंग ओवरकास्ट वेदर विदाउट सनशाइन। कह रहे हैं कि जब धूप के बिना बादल भरे मौसम में उड़ते समय जो मधुमक्खी है वो स्वयं को दिशा दिखाने के लिए, स्वयं को ओरिएंट करने के लिए किसका उपयोग करती है। तो साथियों जब धूप नहीं रहती है, बादल छाए रहते हैं, उस समय जब मधुमक्खी उड़ती रहती है तो वो अपना डायरेक्शन को किस तरीके से अपनी डायरेक्शन को जो है कह सकते हैं एडजस्ट करती है, कैसे जो है अपनी दिशा को जो है निर्धारित करती है। तो साथियों ऑप्शंस दिए गए हैं कि द 2 कंपाउंड आइज़, जो उसके 2 कंपाउंड आइज़ हैं उसके द्वारा, या 3 सिंपल आइज़, जो उसके जो 3 सिंपल आइज़ हैं उसके द्वारा, या एंटेनी के द्वारा, या लेग्स के द्वारा। तो साथियों ये जो है आपका जो उसके कंपाउंड आइज़ होते हैं उसके द्वारा जो है अपने को ओरिएंट करती है या अपने डायरेक्शन को एडजस्ट करती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब धूप नहीं रहती है बल्कि बादल छाया रहता है तो उस समय जो मधुमक्खी जो है अपने को जो है ओरिएंट करने के लिए कंपाउंड आइज़ का सहारा लेती है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का खून किस रंग का होता है, जो इसका ब्लड है उसका कलर क्या होता है। तो साथियों वो क्लियर होता है, यानी साफ ब्लड होता है, या वाइट होता है, या रेड होता है, या ब्लैक होता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो मधुमक्खी का जो ब्लड है वो क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, साफ होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेगमेंट्स आर देयर इन द एब्डोमेन ऑफ द वर्कर बी। एक जो श्रमिक मधुमक्खी है उसका जो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं, उसके कितने खंड होते हैं। तो साथियों ऑप्शंस हैं कि उसमें 8 खंड होते हैं, या 6 खंड होते हैं, या 2 खंड होते हैं, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक जो एब्डोमेन होता है वर्कर का उसमें लगभग 8 खंड पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द बी कीपर्स फीड द बीज विथ। मधुमक्खी जो पालक होते हैं वो मधुमक्खियों को क्या खिलाते हैं। तो साथियों क्या उन्हें शुगर खिलाते हैं यानी शर्करा, या उनको फल खिलाते हैं, या दूध पिलाते हैं, या फिर हर्ब्स, या कुछ जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो शाक होते हैं उनको खिलाते हैं। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। जो मधुमक्खी पालक होते हैं वो जो मधुमक्खियों को जो है शुगर या कह सकते हैं शर्करा का जो है जूस पिलाते हैं, या उनका जो है रस देते हैं, कह सकते हैं कि उसका बना लेते हैं, जो है सिरप बना लेते हैं, उसको देते हैं। तो पहला ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो उनको शर्करा देते हैं, शुगर देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एमंग्स हनी बी द वर्कर आर। मधुमक्खियों के बीच में जो श्रमिक हैं वो क्या हैं। क्या श्रमिक फीमेल होते हैं या श्रमिक मेल होते हैं, या बोथ फीमेल एंड मेल्स दोनों भी श्रमिक हो जाते हैं, यानी जो मेल भी होते हैं श्रमिक और फीमेल भी श्रमिक होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, दोनों सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, कुल मिला के वही बात तो ही ना, बोथ मेल एंड फीमेल। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट ऑप्शन है। ये जो श्रमिक होते हैं, जो वर्कर होते हैं, देखा जाए तो वास्तविक रूप से ये फीमेल होते हैं, मादा होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, द जेनेरिक नेम ऑफ विच ऑफ दीज इज़ एपिस। इनमें से किसका सामान्य नाम एपिस है।
तो साथियों फिश का नाम है या हनी बी का नाम है या लैक इंसेक्ट का नाम है या फिर जो है आपका प्राण का नाम है। तो एपिस जो है आप जानते हैं, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा या एपिस एक और है कोई एपिस इंडिका। तो ये सब जो है नाम हैं जो है मधुमक्खियों के, हनी बीज के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एपिस जो है आपका ये सामान्यतः हनी बी का नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, एपिस डॉर्सेटा इज़ यूज टू रेफर टू। एपिस डॉर्सेटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एपिस डॉर्सेटा लिटिल बी के लिए किया जाता है या इंडियन बी के लिए किया जाता है या यूरोपियन बी के लिए किया जाता है या रॉक बी के लिए किया जाता है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे साथियों को पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो एपिस डॉर्सेटा है ये रॉक बी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, इसे हम रॉक बी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है द हनी बी इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट यूज ऑफ मैनकाइंड एज। हनी बी जो है वो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि तो क्या कारण है? इट इज़ मेडिसिनल बेनिफिट, इसका जो है औषधीय लाभ है, या हेल्प्स इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में ये उपयोगी होती है, या फिर वी गेट हनी फ्रॉम देम, या नन ऑफ दीज। तो साथियों मेडिसिनल भी बेनिफिट है, क्रॉस पॉलिनेशन में भी ये सहायता करती है, और वी गेट हनी फ्रॉम देम, हम हमसे हनी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उपयोगी बात है इसमें, तो वो आपका बी वाला ऑप्शन होगा, और वो है आपका कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में जो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारी फसलें हैं, उनकी पॉलिनेशन में ये हेल्प करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मधुमक्खी पालन जब किया जाता है, या मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये ह्यूमन के लिए इस रेफरेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचर ऑफ हनी बी, जो शहद है उसका नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है? तो साथियों ये क्या एसिडिक है या एल्केलाइन है या न्यूट्रल है या टर्न्स बेसिक आफ्टर ए फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के बाद ये बेसिक हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो साथियों शहद जो है वो उसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। शहद जो है एसिडिक नेचर का होता है, उसका pH 7 से कम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन है हनी इज़, यानी जो शहद है वो क्या है? तो नेक्टर ऑफ ए फ्लावर, एक फूल का जो नेक्टर है, या नेक्टर स्टोर्ड इन हनी सैक, या हनी सैक में स्टोर किया हुआ नेक्टर है, या नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड स्टोर इन द हनी सैक। नेक्टर जो है सलाइवा के साथ मिक्स हुई होता है और वो हनी सैक में स्टोर होता है। या फिर अगला क्वेश्चन है नेक्टर एंड वाटर सक्ड बाई हनी बी। नेक्टर और वाटर जो है हनी बी के द्वारा सक किया हुआ होता है। तो शहद क्या है इसमें से साथियों? तो शहद को आप जान सकते हैं कि शहद जो है नेक्टर मिक्स किया हुआ, नेक्टर जो है सलाइवा के साथ मिक्स किया हुआ और वो स्टोर किया हुआ हनी सैक में। देखिए जो शहद है, शहद जो है उसके जो सलाइवा होता है, उसका जो लार होता है, उसके साथ नेक्टर को मिक्स करके उसको बाकायदा उसको मिश्रित करके बनाया हुआ एक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा एंड स्टोर्ड इन हनी सैक। हनी सैक में स्टोर किया हुआ और सलाइवा के साथ में नेक्टर को मिक्स किया हुआ एक पदार्थ है, जैसे आप हनी कहते हैं, जिसे आप शहद करते हैं, बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पराग को अपनी कॉलोनी में वापस ले जाती है। द बी कैरीज द पॉलन बैक टू इट्स कॉलोनी। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो मधुमक्खी है वो पराग यानी पॉलन को अपनी कॉलोनी में कैसे ले जाती है? तो इट्स बॉडी अपने शरीर के द्वारा ले जाती है, इट्स मिडल लेग या इट्स फ्रंट लेग या इट्स रियर लेग। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो रियर लेग है जिसमें पॉलन बास्केट पाई जाती है, उसी के द्वारा जो है इसको ले जाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज़। हनी का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो साथियों हनी का जो मुख्य घटक है वो डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है या फैट्स है? तो साथियों फैट्स तो होगा नहीं, पॉलीसैकेराइड भी नहीं होगा, मोनो या डाइसैकेराइड में से एक होगा, और वो भी आपका मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो शहद है इसका जो मुख्य संगठक है या इसका मुख्य जो घटक है वो मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डज ए वर्कर बी लिव इन द समर। एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों में कितने समय तक जीवित रहती है? तो इस क्वेश्चन को भी हम शायद एक बार पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है जो एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दिए गए हैं। फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह तक, फॉर 2 मंथ्स 2 महीने तक, फॉर 4 मंथ या 6 मंथ, क्वेश्चन ऑप्शंस को उल्टा कर दिया गया है। तो साथियों इसमें ऑप्शन जो आपका जो सेकंड है आपका फॉर 2 मंथ्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
2 महीने तक जो है एक श्रमिक मधुमक्खी गर्मियों के समय में जीवित रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ ए मेल बी टेक्स हाउ लॉन्ग। एक जो नर मक्खी होती है वो विकसित होने में कितना समय लेती है? तो 16 दिन का समय लगता है उसे, या 19 दिन का समय लगता है, या फिर अगला ऑप्शन से है 22 दिन का या 24 दिन का। तो एक जो नर मक्खी है उसको विकसित होने में कितना समय लगता है? तो साथियों जैसा कि आपने देखा है कि जो वर्कर है उसको डेवलप होने में लगता है 24 दिन का समय, उसी तरीके से जो ड्रोन है उसको भी विकसित होने में लगभग 24 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 24 डेज जो आपका जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक नर को विकसित होने में, एक ड्रोन जो है उसको विकसित होने में लगभग 24 दिन का समय लगता है। तो फिर से देख लेते हैं, क्वीन है उसको 16 दिन लगता है, ड्रोन है उसको 24 डेज लगता है, और जो एक वर्कर है उसको भी लगभग 24 दिन का समय लगता है डेवलप होने में। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। क्वेश्चन से पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनें। द लार्वल फ्रॉम द मॉथ प्रोड्यूस सिल्क। लार्वा जो है मॉथ के द्वारा उत्पन्न किया हुआ सिल्क है। लार्वल फॉर्म ऑफ मॉथ प्रोड्यूस सिल्क, लार्वल फॉर्म के द्वारा जो है मॉथ प्रोड्यूस किया हुआ सिल्क है। या सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉथ प्रोड्यूस सिल्क, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है मॉथ की उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है सिल्क। या बाई बॉइलिंग सिल्क इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून ऑफ ए मॉथ, एक मॉथ के द्वारा जो है बॉयल करने पर सिल्क जो है निकाला जाता है। तो कोकून ऑफ ए मॉथ, कोकून क्या होता है? कोकून उसका जो लार्वल स्टेज होती है मॉथ की। तो मॉथ की जो लार्वल स्टेज है उससे उसको बॉयल करके निकाला हुआ जो है एक प्रोडक्ट है सिल्क। तो सही कथन को चुनिए क्या है? तो ये लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि बोथ ए एंड सी, यानी कि लार्वल फॉर्म ऑफ मॉथ प्रोड्यूस सिल्क, यानी जो लार्वा फॉर्म मॉथ की जो लार्वा फॉर्म होती है, लार्वा फॉर्म से कोकून बोलते हैं, उससे सिल्क उत्पन्न होता है। या तीसरा ऑप्शन दे रहा है बाई बॉइलिंग सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून ऑफ ए मॉथ। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बोथ ए एंड सी, ए और सी इसमें दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये लार्वल फॉर्म जो होता है इसे कोकून कहते हैं, उससे उत्पन्न होता है सिल्क। या आप कह सकते हैं कि इसको हम बॉयल करते हैं तब जो है सिल्क उससे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन है द सिल्क वार्म लार्वा सीज्ड टू ईट एंड बिगिन स्पिनिंग सिल्क ऑल ओवर इट्स बॉडी। जो सिल्क वार्म होता है, जो यानी सिल्क का जो कीट होता है जो लार्वल स्टेज में होता है, वो सीज कर देता है, मतलब बंद कर देता है। टू ईट एंड बिगिन्स यानी खाना पीना जो है कह सकते हैं, वो भोजन अपना बंद कर देता है। एंड बिगिन्स स्पिनिंग सिल्क ऑल ओवर इट्स बॉडी, और अपने शरीर पर जो है वो सिल्क को या रेशम को जो है स्पिन करने लगता है, घुमाने लगता है या कवर करने लगता है, यानी सिल्क से अपने आप को ढकने लगता है। तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी जो ढकने का जो उसका प्रोसेस है, यानी जो स्पिनिंग करने का जो प्रोसेस है वो कैसे है? इनसाइड टू आउटसाइड है, या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, या बाहर से अंदर की तरफ है। पहला था अंदर से बाहर की तरफ, या दूसरा ऑप्शन है आपका बाहर से अंदर की तरफ, या इन रैंडम मोशन, मतलब कोई निश्चित नहीं है, कभी इनसाइड से आउटसाइड, कभी आउटसाइड से इनसाइड भी हो सकता है, या ऑल ऑफ द अब, इनमें से सभी। तो साथियों इसका जो है मोशन का जो तरीका क्या है? तो साथियों आउटसाइड से इनसाइड है, बाहर से अंदर की तरफ जो है ये स्पिन करता है। एक जो लार्वा होता है, जो सिल्क वर्म का जो लार्वा है, वो जब खाना पीना बंद करके जो है जो उसका जो है सिल्क होता है, सिल्क को जब स्पिन करने लगता है, अपने आप को कवर करने लगता है, तो कवर करने का जो उसका डायरेक्शन है साथियों वो आउटसाइड टू इनसाइड है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आउटसाइड टू इनसाइड जो है इसको स्पिनिंग करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। दिस स्पीसीज प्रोड्यूस सिल्क ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी। कौन सी प्रजाति है? यह प्रजाति उत्तम गुणवत्ता का रेशम पैदा करती है। तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से एक स्पीसीज़ है, एक जो है जाति है या प्रजाति है जो कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का या सुपीरियर क्वालिटी का जो है सिल्क को प्रोड्यूस करती है। तो एटाइकस एटलस, या बॉम्बेक्स मोरी, या एटाइकस रेसनी, या एंथेरिया, या एसेमेंसिस। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो बी है करेक्ट होगा। बॉम्बेक्स मोरी जो है, बॉम्बेक्स मोरई जो है ये जो है एक सुपीरियर क्वालिटी का जो है सिल्क को प्रोड्यूस करती है, बॉम्बेक्स मोरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। सिल्क इज प्रोड्यूस बाई, सिल्क यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो साथियों सिल्क को हम प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? कोकून के द्वारा करते हैं, एडल्ट मॉथ के द्वारा करते हैं, लार्वा के द्वारा करते हैं, या लार्वा एंड एडल्ट मॉथ दोनों के द्वारा करते हैं। तो साथियों जो सिल्क है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? तो साथियों उसको हम लार्वा के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो सिल्क है ये लार्वा के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, दिस एमंग्स द फॉलोइंग प्रोड्यूस सिल्क। कह सकते हैं कि इनमें से रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो बटरफ्लाइज करती है या बॉम्बेक्स मोरी करती है या डिसडर्कस क्वानिजी या बॉम्बेक्स इंडिका। तो साथियों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बॉम्बेक्स मोरई जो ये आपका जिसे सिल्क वार्म कहते हैं, इसी के द्वारा जो है सिल्क या रेशम का उत्पादन किया जाता है, बॉम्बेक्स मोरई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इंसेक्ट नॉट फाउंड इन वाइल्ड स्टेट इज। कह रहे हैं कि इसमें जो इंसेक्ट है वो जो जंगली अवस्था में या वाइल्ड स्टेज में नहीं पाया जाता है तो कौन सा है। तो कॉक्सिनियल इंसेक्ट है या लैक इंसेक्ट है या सिल्क मॉथ है या हनी बी है। तो इनमें कौन सा जो है जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो साथियों जो सिल्क मॉथ है ये वाइल्ड स्टेट में या वाइल्ड स्टेज में नहीं पाया जाता है, ये जंगली अवस्था में पाया जाने वाला कीट नहीं है। सिल्क मॉथ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिल्क मॉथ जो है आपका ये जंगली स्टेज में नहीं पाया जाता है, जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिक द सेट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट टू मैन। मनुष्य के लिए लाभकारी कीटों का समूह चुनिए। सैंड फ्लाई, हनी बी, बटरफ्लाई, क्या ये सही है। हनी बी, कॉकरोच या सिल्क वार्म। नेक्स्ट अगला है सिल्क वार्म या वेस्प या हनी बी। तो साथियों इसमें सैंड फ्लाई था, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसमें कॉकरोच हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सिल्क वार्म, वेस्प, इसमें वेस्प हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। हनी बी या कॉक्सिनियल इंसेक्ट या लैक इंसेक्ट। तो साथियों इसमें जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है यही आपका सही होगा। हनी बी, लैक इंसेक्ट और कॉक्सिनियल इंसेक्ट जो है ये हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है कीटों का या बेनिफिशियल इंसेक्ट का जो है कह सकते हैं कि सीक्वेंस है या ग्रुप है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हनी बी, कॉक्सिनियल इंसेक्ट या लैक इंसेक्ट ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है, हनी, सिल्क एंड लैक आर। शहद, रेशम और लाख ये सब क्या हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं या सेक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ प्लांट है, सेक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ इंसेक्ट है या ऑल ऑफ दिस। तो साथियों ये सेक्रेटरी तो हैं लेकिन ये इंसेक्ट के द्वारा सेक्रेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है सेक्रेटरी सब्सटेंस या सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इंसेक्ट के द्वारा सेक्रेट होते हैं, इंसेक्ट के द्वारा स्रावित होते हैं। चाहे वो हनी हो, चाहे सिल्क हो या लैक हो, ये सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं इंसेक्ट के। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एन एडल्ट बॉम्बेक्स मोरई। बॉम्बेक्स मोरई का जो है एक जो एडल्ट बॉम्बेक्स मोरई है इसका जीवन काल, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। क्या 2 दिन का होता है या 3 से 4 दिन का होता है, ये 6 दिन का होता है या 8 दिन का होता है। तो जो बॉम्बेक्स मोरई है इसका जो लाइफ स्पैन 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन जो है ये अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। 3 to 4 days इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ एडल्ट बॉम्बेक्स मोरई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सिल्क कंटेन्स ए प्रोटीन नोन एज। जो सिल्क है वो एक प्रकार का प्रोटीन को एक प्रकार का प्रोटीन उसमें पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। उसे केसिन कहते हैं या उसे फाइब्रोइन कहते हैं या उसे सेरिसिन कहते हैं या बोथ बी एंड सी। फाइब्रोइन भी कहते हैं या सेरिसिन भी कहते हैं। तो साथियों उसको हम कहते हैं फाइब्रोइन भी कहते हैं और सेरिसिन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिल्क में जो प्रोटीन होता है उसे फाइब्रोइन के नाम से या सेरिसिन के नाम से जानते हैं। दो प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 41, विच वन इज़ द मेजर एक्टिविटी इन सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन में प्रमुख गतिविधि, प्रमुख एक्टिविटी क्या है। तो कल्टीवेशन ऑफ फूड प्लांट फॉर सिल्क वार्म। कल्टीवेशन करना किसका, फूड प्लांट का, यानी पौधों का जिस पे सिल्क वार्म हमारा पाया जाता है, या रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म या प्रोडक्शन ऑफ सिल्क या प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी। तो इसमें कह रहे हैं कि रेशम उत्पादन में मेन एक्टिविटी क्या है कि सिल्क वार्म के लिए उन पौधों को कल्टीवेट करना जिस पर वो पाए जाते हैं, या सिल्क वार्म को रेयर करना या सिल्क का प्रोडक्शन करना या प्रोडक्शन ऑफ मलबेरी या जो शहतूत है उसका जो है प्रोडक्शन करना। तो साथियों इसमें हम क्या करते हैं, तो साथियों इसमें हम करते हैं कल्टीवेशन करते हैं किसका, फूड प्लांट का। सिल्क वार्म के लिए फूड प्लांट का हम कल्टीवेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, यही देख लेते हैं। तो विच इज़ द यंग एज सिल्क वार्म। कम उम्र का रेशम कीट कौन सा है, मतलब जो कम एज वाला है। तो क्या प्यूपा है या एडल्ट है या स्पिनिंग वार्म है या चौकी है। तो इसमें से कौन सा जो है कम उम्र का या यंग एज सिल्क वार्म है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौकी जो है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये सबसे कम उम्र का जो है रेशम कीट है या सिल्क वार्म है। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 एंड फिर उसके बाद डॉट डॉट आर द टू मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क। मतलब ये 2 रेशम उत्पादकों के नाम पूछ रहा है। तो ये 2 कंट्रीज़ के नाम पूछ रहा है कि इसमें पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पे कौन है।
तो दिया है ऑप्शंस कि चाइना है, उसके बाद जापान है, चाइना और बर्मा है, चाइना और इंडिया है, या चाइना और ब्राज़ील है। तो साथियों इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, पहले नंबर पर रेशम उत्पादन में चाइना है, दूसरे नंबर पे जो है इंडिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिल्क वर्म स्पिन कोकून आफ्टर, रेशम का जो कीड़ा होता है कोकून काटने के बाद क्या करता है। रेशम का जो कीड़ा है कोकून को जो है काटने के बाद जो है द सिल्क वर्म स्पिन कोकून आफ्टर, तो कब काटने के बाद क्या करता है, फोर्थ मोल्टिंग करता है या थर्ड मोल्टिंग या आइदर ए एंड बी दोनों या सेकंड मोल्ट। तो यानी जो रेशम का कोकून काटने के बाद जो है ये क्या कौन सी एक्टिविटी करता है। तो साथियों ये फोर्थ मोल्टिंग करता है, चौथी जो है मोल्टिंग करता है, फोर्थ मोल्टिंग इसमें होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिल्क इज प्रोडक्ट फ्रॉम, सिल्क जो है एक प्रकार का उत्पाद है फ्रॉम डॉट 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 स्लेवरी ग्लैंड्स विच इज फाउंड ऑन डॉट 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 ऑफ ए सिल्क वर्म। तो कह रहा है कि जो है सिल्क एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, वन स्लेवरी ग्लैंड का या टू स्लेवरी ग्लैंड का, विच इज़ फाउंड ऑन हेड, कहाँ पर पाया है, हेड में पाया जाता है या थोरेक्स में पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है। तो साथियों उसमें ऑप्शन दिया है कि वन हेड यानी वन स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा, और एक हेड के द्वारा, या टू स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा या थोरेक्स के द्वारा, वन स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा या थोरेक्स के द्वारा, या टू स्लेवरी ग्लैंड्स के द्वारा या हेड के द्वारा। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका जो डी है करेक्ट ऑप्शन है, दो लार ग्रंथियों के द्वारा, और हेड में जो है आपका ये जो लार ग्रंथियाँ हैं हेड में पाई जाती हैं, सिरे में पाई जाती हैं, उसी जो है रेशम का उत्पादन होता है। जो सिल्क है ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, दो लार ग्रंथियों का, और ये लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं हेड में, हेड पार्ट में पाई जाती हैं सिल्क वर्म के। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू एंड हेड। अगला क्वेश्चन है द मेन प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क फिलामेंट इज, सिल्क में जो मुख्य जो प्रोटीन है वो कौन सी है, फाइब्रोइन है या सेरिसिन है, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एब। साथियों तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सिल्क है, सिल्क में कौन सा प्रोटीन, मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो साथियों इसमें फाइब्रोइन भी पाई दी है, सेरिसिन भी पाई दी है। इसको अभी जस्ट हम लोग ने 2 क्वेश्चंस के पहले पढ़ा हुआ था कि जो सिल्क है इसमें फाइब्रोइन और सेरिसिन नाम की 2 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47th क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सलाइवा बाय द सिल्क वर्म इज, रेशम के कीटों के द्वारा लार का वितरण पैटर्न क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ सलाइवा बाय द सिल्क वर्म इज, जो रेशम का कीट है ये लार को किस पैटर्न के रूप में जो है ये रखता है। तो फिगर Z के रूप में, या फिगर S के रूप में, या फिगर 8 के रूप में, या फिगर 3 के रूप में। तो साथियों ये किस तरीके से इसको रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है आपका फिगर 8 के रूप में जो है इसको ये रखता है, ये इसको जो है फिगर 8 के रूप में रखता है। तो लार का जो पैटर्न होता है साथियों फिगर 8 के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है पेब्राइन इज द डॉट डॉट डिजीज ऑफ बी मोरी या बॉम्बेक्स मोरी। तो जो है ये जो है पेब्राइन जो है एक प्रकार का रोग है। तो क्या ये वायरल रोग है, या बैक्टीरियल है, या फंगल है, या प्रोटोजोन है। तो साथियों ये किस प्रकार का रोग है। तो ये जो पेब्राइन जो है आपका एक प्रकार का प्रोटोजोन डिजीज़ है। किसकी, बॉम्बेक्स मोरी की। बॉम्बेक्स मोरी की प्रोटोजोन डिजीज़ है। पेब्राइन इज ए प्रोटोजोन डिजीज़ यानी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। ऑफ बॉम्बेक्स मोरी की प्रोटोजोन के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है ममीफाइड प्यूपी इज़ ड्यू टू, जो ममीफाइड यानी ममीकृत जो प्यूपा है किसके कारण होती है। तो पेब्राइन के द्वारा होती है या मस्काडाइन के द्वारा होती है, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द एबव। तो साथियों जो है ये सिचुएशन जो आती है वो किसके द्वारा होती है। तो ये मस्काडाइन के द्वारा होती है। ये जो सिचुएशन है मस्काडाइन के द्वारा होती है। ममीफाइड प्यूपा जो हो जाता है ये सिचुएशन जो है आपका मस्काडाइन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50वां क्वेश्चन है वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ डॉट 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 इन द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म। हमें जो है रेशम उत्पादन के समय या रेशम पालन के समय जो है किसको अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सोरालिया कोरिलेफियोलिया को, या स्ट्रेप्टोमाइसिन का, या बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का, या एम्पिसिलिन का। तो साथियों रेशम कीट पालन के समय जो है हमें इसमें से किसको अवॉइड करना चाहिए। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस BT, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस ये BT जो है आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इसको हमें अवॉइड करना चाहिए।
बीटी को हमें अवॉइड करना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इन द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वार्म। हमें सिल्क वार्म या रेशम कीट उत्पादन के समय, पालन के समय बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द मूंगा सिल्क वार्म इज स्पेसिफाइड टू। जो मूंगा सिल्क वार्म है ये किसके लिए विशिष्ट होता है? तो साथियों ये जो है क्या है क्वेश्चन, द मूंगा सिल्क वार्म स्पेसिफाइड टू। मूंगा सिल्क वार्म किसके लिए विशिष्ट है, यानी किस राज्य के लिए पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो ये कहाँ के लिए स्पेसिफिक है, विशिष्ट है? तो राजस्थान के लिए, तमिलनाडु के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, असम के लिए। तो मूंगा जो एक प्रकार का सिल्क वार्म है, ये कहाँ के लिए स्पेसिफाइक है या स्पेसिफिक है? तो साथियों ये असम के लिए जो है स्पेसिफिक है, वहाँ के लिए विशिष्ट जो है सिल्क वार्म है मूंगा। अगला क्वेश्चन देखें, विच इज़ राइट। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। विच इज़ राइट, कौन सा सही क्रम है? टसर सिल्क वार्म, एंथेरिया माइलिटा या ओक टसर सिल्क वार्म, इसे एंथेरिया एसेमेंसिस या मूंगा रेशम फाइलोसेमिया रेसनी या इरिएशम एंथेरिया या प्रोएली। तो इसमें से कौन सा जो है सही है? जो कुछ नाम दिए गए हैं सिल्क वार्म के, उनके साथ साथ में उनका जो है साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो कौन सा इसमें नाम सही है? तो पहला ही नाम इसमें सही है। टेसर सिल्क वार्म जो है एथेरिया माइलिटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। टेसर सिल्क वार्म एथेरिया माइलिटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53। मेजर पेस्ट ऑफ सिल्क वार्म। रेशम के कीड़ों का जो प्रमुख जो है कीट है, जिसका पेस्ट है वो क्या है? तो वेस्प है या यूजी फ्लाई है या नाइसोलिंक्स है या ऑल ऑफ द एब। तो साथियों इसमें से कौन सा रेशम के कीड़ों का प्रमुख कीट क्या है? मेजर पेस्ट क्या है रेशम के कीड़ों का? तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यूजी फ्लाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूजी फ्लाई जो है रेशम के कीड़ों का प्रमुख पेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखें, द सिल्क ऑफ सिल्क वार्म इज। रेशम के कीड़ों का जो रेशम है वो सेपरेट फिलामेंट है या कंटिन्यूस फिलामेंट है या सेवरल फिलामेंट है या डिस्क्रिएट फिलामेंट है? तो रेशम के कीड़ों का रेशम किस प्रकार का फिलामेंट है? तो साथियों ये एक प्रकार का कॉन्टीन्यूस फिलामेंट होता है, ये लगातार जो है एक धागा होता है, कॉन्टीन्यूस फिलामेंट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द सिल्क ऑफ सिल्क वार्म इज ए कॉन्टीन्यूस फिलामेंट, ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट आगे चलते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन है, विच इज़ राइट सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट कोकून एक्टिविटी। यानी कोकून के बाद की जो है सही गतिक्रम क्या है, या कह सकते हैं कि सही एक्टिविटी क्या है? विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट कोकून एक्टिविटी। कोकून के बाद की गतिविधि का सही क्रम कौन सा है? विनिंग करते हैं, उसके बाद ट्विस्टिंग करते हैं, उसके बाद डाइंग करते हैं, फिर उसके बाद डीगमिंग करते हैं, या फिर ट्विस्टिंग करेंगे, डाइंग करेंगे, डीगमिंग करेंगे, या वीनिंग करेंगे, या ट्विस्टिंग करेंगे, डीगमिंग करेंगे, डाइंग करेंगे, या वीविंग करेंगे, ये नॉन ऑफ द एबव में से कुछ नहीं करेंगे। तो साथियों जो सही सीक्वेंस है, पहले ट्विस्टिंग किया जाता है, फिर डीगमिंग किया जाता है, फिर डाइंग करते हैं, फिर उसके बाद वीविंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पहले ट्विस्ट करते हैं, फिर डीगमिंग करते हैं, डाइंग करते हैं, फिर वीविंग करते हैं। जो सही क्रम है, सही सीक्वेंस है, राइट सीक्वेंस है पोस्ट कोकून एक्टिविटी का, वो है ट्विस्टिंग, डीगमिंग, डाइंग और वीविंग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, द विजन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज। केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो है वो विजन क्या है, उनकी परिकल्पना क्या है? तो स्ट्रेंथ लेवल ऑफ इफिशिएंसी थ्रू ए कमिटमेंट टू क्वालिटी, या सी इंडिया इमर्ज एज द लीडर इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर सिल्क, या टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑल स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, या नॉन ऑफ द एबव। तो जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है इसका विज़न क्या है या इसका मोटो क्या है? तो साथियों इसका जो मोटो है वो ये है कि वो चाहता है कि इंडिया जो है इमर्ज करे, इंडिया का भी उद्भव हो एज ए लीडर ऑफ वर्ल्ड मार्केट फॉर सिल्क। तो वर्ल्ड मार्केट सिल्क जो वर्ल्ड मार्केट है, जो व्यापार है, विश्व में व्यापार है, उसमें लीडर के रूप में जो है इंडिया इमर्ज करे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी इंडिया इमर्ज एज द लीडर इन द वर्ल्ड मार्केट फॉर सिल्क, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, द मिशन ऑफ सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है इसका मिशन क्या है? मेक कॉन्टीन्यूस एफर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, या बी ऑप्शन आपका टू क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव लेवल ऑफ इनकम इन सेरिकल्चर।
थ्रू स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस, या नेक्स्ट अगला ऑप्शंस देखते हैं, स्ट्रेंथ लेवल ऑफ इफ़िशियंसी थ्रू ए कमिटमेंट टू क्वालिटी, या ऑल ऑफ द एबव। तो साथियों इसमें से क्या है इसका ऑप्शन, इसका क्या है मोटो या इसका क्या मिशन है। तो जितने भी बातें इसमें बताई गई हैं ABC कि मेक कंटिन्यूस एफर्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तो लगातार जो है रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाए। टू क्रिएट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो है बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवसर पैदा किए जाएँ। टू गेन फिल एम्प्लॉयमेंट को गेन करने के लिए, एंड इम्प्रूव लेवल ऑफ इनकम इन सेरिकल्चर में जो है आय को इम्प्रूव करने के लिए या उसके आय के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए, थ्रू स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये सब होगा जो है वैज्ञानिक तरीके से सेरिकल्चर की जब हम प्रैक्टिसेस करेंगे तब, या स्ट्रेंथ लेवल ऑफ इफिशिएंसी थ्रू कमिटमेंट टू क्वालिटी, या उसकी क्वालिटी को हम, उसकी जो स्ट्रेंथ और क्वालिटी एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं। ये सारी की सारी बातें सब सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन, केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी। तो साथियों केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना जो है कहाँ हुई थी या कब हुई थी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946, 1947, 1948 या 1959। इसको कह सकते हैं केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, कहाँ नहीं कब हुई थी। ठीक है, तो 46 में हुई थी, 1947 में, 48 में या 1959 में। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है 1948, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज़ लोकेटेड, अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहा है, वहाँ पर जो है कब हुआ था, तो 1948 में, और ये जो है पूछ रहा है कि कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो साथियों रायपुर में या जामनगर में या दिल्ली में या बेंगलोर में, तो ये जो है साथियों इसको इस्टेब्लिश किया गया था बेंगलोर में। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है आपका ये बेंगलोर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लोकेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द पोस्ट कोकून एक्टिविटी, कोकून के बाद की गतिविधि कौन सी है। तो हम करते हैं इसमें स्टिफलिंग करते हैं या रीलिंग करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, स्टिफलिंग भी की जाती है, रीलिंग भी की जाती है, ब्रशिंग भी की जाती है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोकून एक्टिविटी, आफ्टर कोकून एक्टिविटी जो है आपका इसमें सब आएगा, स्टिफलिंग भी आएगा, रीलिंग भी आएगा, ब्रशिंग भी आएगा, ये सब कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61, विच इज़ डोमेस्टिक स्पीसीज ऑफ सिल्क वार्म, रेशम कीट की घरेलू प्रजाति कौन सी है। तो साथियों बॉम्बेक्स ब्रुनी है, या बॉम्बेक्स मैंडेरिना है, या बॉम्बेक्स सिनेंसिस है, या बॉम्बेक्स टेक्स्टर है। तो साथियों इसमें से कौन सी जो है डोमेस्टिक स्पीसीज़ है सिल्क वार्म की। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बॉम्बेक्स मैंडेरिना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बॉम्बेक्स मैंडेरिना, ये बॉम्बेक्स मैंडेरिना जो है आपका ये डोमेस्टिक स्पीसीज है सिल्क वार्म की, रेशम कीट की घरेलू प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड यूनिवोल्टाइन, वोल्टाइन स्टैंड फॉर, जो वोल्टाइन जो टर्म है इसमें वोल्टाइन का क्या मतलब है। तो वोल्टाइन का मतलब क्या है, ब्रूड फ्रीक्वेंसी है, या कोकून की फ्रीक्वेंसी है, या वार्म फ्रीक्वेंसी है, या सिल्क फ्रीक्वेंसी है। तो साथ ही वोल्टाइन का मतलब क्या है, इसमें जो यूनिवोल्टाइन जो टर्म है उसमें वोल्टाइन का मतलब क्या है। तो साथियों इसमें वोल्टाइन का जो मतलब है वो है ब्रूड की फ्रीक्वेंसी, ब्रूड फ्रीक्वेंसी। वोल्टाइन मीन्स ब्रूड फ्रीक्वेंसी, यूनिवोल्टाइन में वोल्टाइन का मतलब है ब्रूड फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63, देर आर ... टाइप्स ऑफ मलबेरी सिल्क वार्म, शहतूत रेशम कीट के प्रकार हैं, यानी शहतूत में कितने प्रकार के रेशम कीट पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, या 1 प्रकार का, 4 प्रकार के, या 3 प्रकार का। रेशम कीट के टाइप्स कितने हैं। तो साथियों ये है 3 प्रकार के जो सिल्क वार्म, जो मलबेरी सिल्क वार्म में रेशम कीट के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मलबेरी सिल्क वार्म, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मलबेरी सिल्क वार्म। शहतूत रेशम कीट 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, देयर आर ... मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, भारत में व्यावसायिक महत्व के रेशम के प्रमुख प्रकार क्या हैं। यानी कमर्शियली जो है सिल्क जो है सिल्क ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इन इंडिया, तो वो कितने टाइप्स के मेजर टाइप्स ऑफ क्या हैं सिल्क के जो कमर्शियली इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो व्यावसायिक रूप से महत्व रखते हैं,
तो उनकी कितने टाइप्स हैं, तो वो 3 प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के हैं, या 5 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि भारत में व्यावसायिक महत्व के रेशम के प्रकार कितने हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंस के जो सिल्क हैं वो कितने टाइप्स के हैं। 3 प्रकार के हैं, 4 या 5 या 6 प्रकार के, तो कितने प्रकार के हैं साथियों, तो ये हैं आपके 5 प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5 प्रकार की जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंस सिल्क पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द इरी सिल्क वार्म इज़ ए, जो इरी सिल्क वार्म है वो क्या है, यूनिवोल्टाइन है या मल्टीवोल्टाइन है या बाईवोल्टाइन है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये है आपका मल्टीवोल्टाइन है। द इरी सिल्क वार्म इज़ ए मल्टीवोल्टाइन सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू हनी बी लिव्स, मधुमक्खियाँ कहाँ रहती हैं। तो साथियों मधुमक्खियाँ कॉलोनी में रहती हैं, हाइव्स में रहती हैं, डेजर्ट में रहती हैं, हाउस में रहती हैं। तो मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी कहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द हनी बी इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, इनमें से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती। तो एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया। तो साथियों ये बी, सी और डी जो है ये सब के सब इंडिया में पाते हैं। डॉर्सेटा भी पाते हैं, इसे हम रॉक भी कहते हैं। एपिस इंडिका ये इंडिया की जो मेन जो है, और एपिस डॉर्सेटा इसे लिटिल हनी भी कहते हैं। एपिस मेलिफेरा जो है ये आपका भारत की नहीं, ये विदेशी मधुमक्खी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज़ एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन क्या है। तो रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों को जो है रेयर करना, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग ऑफ बर्ड्स या रेयरिंग ऑफ इंसेक्ट। तो जो एपीकल्चर है रेयरिंग ऑफ बीज है, मधुमक्खियों को जो है रेयर करना, उनको पालना ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। रेयरिंग ऑफ बीज इज नोन या इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बी, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी मधुमक्खी है। एपिस डॉर्सेटा या एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। एपिस डॉर्सेटा जो है इसे जिएंट हनी बी के नाम से जाना जाता है। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एपिस डॉर्सेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय क्वीन ऑफ हनी बी, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है रानी मधुमक्खी के द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसको सिक्रेट किया जाता है। तो बॉम्बीकोल हार्मोन है, या ट्रेल फेरोमोन है, या एंटी क्वीन फेरोमोन है, या कह सकते हैं कॉपिलिन है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। जो मधुमक्खी है रानी मधुमक्खी, जो क्वीन हनी बी है, ये एंटी क्वीन फेरोमोन को सिक्रेट करती है। एंटी क्वीन फेरोमोन सिक्रेट करती है। इसको सिक्रेट इसलिए करती है ताकि जो अदर जो मक्खियाँ हैं वो क्वीन हनी बना बन जाएं, इसलिए जो है उसको एंटी क्वीन फेरोमोन को सिक्रेट करती है। इससे जो है केवल वो एक ही डोमिनेंट जो है क्वीन रह पाती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंशिएशन ऑफ वर्कर बी, निम्नलिखित में से कौन सी श्रमिक मधुमक्खियों का विभेदन नहीं है। जो वर्कर बी हैं, वर्कर बी के टाइप्स होते हैं। तो इसका बिल्डर बीज, हाँ बिल्डर भी एक प्रकार की वर्कर बी है। नर्स भी, ये भी एक प्रकार की वर्कर बी हैं। सैनिटरी भी, ये भी एक प्रकार की वर्कर बी हैं। लेकिन ये ड्रोन जो है ये वर्कर नहीं है, मेल को बोलते हैं। देखिए 3 प्रकार के इसमें जो ग्रुप होते हैं, ये कह सकते हैं मक्खियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। उसमें एक होती है क्वीन होती है, जो कि एक छत्ते में कह सकते हैं एक ही होती है। उसके बाद एक ड्रोन होता है, ये होता है मेल, और उसके बाद होते हैं वर्कर। तो वर्कर और क्वीन तो ये फीमेल होते हैं, लेकिन वर्कर का काम जो है उसको मैनेजमेंट करना होता है, देख रेख करना होता है, सब कुछ मित्र बनाना होता है। और जो ड्रोन है इनका काम कॉपुलेशन करना होता है क्वीन के साथ में। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। तो वर्कर्स की अलग कैटेगरी है, क्वीन की अलग है, ड्रोन की अलग है। वर्कर भी कई टाइप्स के होते हैं, उनके काम के आधार पर उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी था करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बीज डज द टेल वैगिंग डांस, इनमें से कौन सी मधुमक्खी है जो डांस करती है, पूंछ को अपने हिला करके टेल को वैगिंग करते हुए डांस करती है। तो वो है आपका स्काउट बीज। पहला ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्काउट बीज जो है ये डांस करने का काम करती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, इनमें से मधुमक्खी पालन का उपयोगी उत्पाद नहीं है। तो कौन सा उपयोगी उत्पाद नहीं है। वी विनम नहीं है, या हनी नहीं है, या वी वैक्स नहीं है, जेली नहीं है। तो साथियों जेली जो है ये मधुमक्खी पालन का कोई उपयोगी उत्पाद नहीं है। जेली आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अटैक हनी बीज, निम्न में कौन सा जो है मधुमक्खियों पर जो है हमला नहीं करता है। तो वैस्प नहीं करता है, या हाउस फ्लाइज नहीं करती, या माइट्स नहीं करती, तो या ब्लैक एंट्स नहीं करती। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी, जो हाउस फ्लाई होती हैं, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ये जो है हनी बी पर अटैक नहीं करती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वार्म,
रेशम कीट के जीवन चक्र में कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं या 4 चरण होते हैं या 5 चरण होते हैं या 6 चरण होते हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक जो सिल्क वार्म होता है उसके लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होती हैं, कितने चरण होते हैं? क्या 3 चरण होते हैं या 4 चरण होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों, ये थे इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस जो कि सेरीकल्चर और एपीकल्चर से रिलेटेड थे। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय।